यामिन कादरी जी ने एक बात अभी बहुत अच्छी कही कि बेल मिलना तो अधिकार है, जैसे केजरीवाल जी को बेल मिल गई थी चुनाव के दौरान। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो बेल हेमंत सोरेन जी को हाई कोर्ट द्वारा मिली है, वो उनका अधिकार है। न्यायिक प्रणाली में हर जिसके ऊपर आरोप लगता है उसका अधिकार होता है कि जब तक आरोपों की और तथ्यों की पूरी जांच ना हो जाए, विवेचना अपने निर्णायक मोड़ पर ना पहुंच जाए, तब तक अगर कोर्ट द्वारा उसको लगता है, ये कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है। ये अगर जस्टिस चाहते हैं तो वो उसको बेल दे दे, और अगर वो बेल के लायक है तो उसको बेल निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। अब रही बात जो इनको हाई कोर्ट से बेल मिली है, तो हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने इनको बेल दिया है। अब आप ये देखिए, बेल देना महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा ये है कि बेल किन आधारों पर दिया गया है। बेल जिन आधारों पर दिया गया है, वहां पे जो दलील पेश की गई, इनके जो काउंसिल थे, कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी, उन्होंने जो दलील पेश करी, उन्होंने ये दलील पेश करी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, उसके द्वारा जो लीज का प्रावधान है, उसमें ये पाया गया है कि ये भूयहरी नेचर की जमीन है, और भूयहरी नेचर की जमीन को किसी को बेचा या खरीद फरोख्त उसकी नहीं की जा सकती, ना खरीद सकता है ना कुछ बेच सकता है। और उसका जो पट्टा पाया गया, वो पट्टा पाया गया है राजकुमार पाहन के नाम पे। तो राजकुमार पाहन के नाम पे ये पट्टा पाया गया, इस आधार पे इनको बेल मिला है। अब जो आरोप इन पे लगा था, वो आरोप ये लगा था कि इन्होंने गलत तरीके से उस जमीन को एक्वायर करने का काम किया है। तो आरोप गलत तरीके पे है। तरीके पे मैं इसका फोकस डालना चाहूंगा कि तरीका सही तब होता जब वो सीधे रजिस्ट्री या पट्टा प्रदान करवाते, तो सीधी बात होती। पर गलत तरीका ये है कि आपने किसी अपने आदमी के नाम पे जमीन करा ली, या किसी अपने कार्यकर्ता के नाम पे जमीन करा ली, या किसी ऐसे अपने गुड फेथ के पे जमीन लीज करा दी। नीरज जी, बेशक आप सही बात कह रहे हैं कि उस समय इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन हेमंत सोरेन जी या कोई भी किसी भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, जब वो एक्स सीएम होता है, उस समय भी विपक्ष में नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है। उस समय भी उसकी वो हैसियत होती है कि वो इस तरीके के मामलों को प्रभावित कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, जहां पे सरकारें हैं, तो क्या यहाँ वहां ये संभावनाएं नहीं है कि जो विपक्ष के नेता है वो किसी प्रकार इस तरीके की जमीन को लेन देन तक। देखिए, भ्रष्टाचार पर तो कोई प्रश्न नहीं है, पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और भ्रष्टाचार करते अधिकारी कर्मचारी है, तो उनसे साठ गांठ कर करके, पैसा लेन देन करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, इस तरीके की लिखा पढ़ी कराई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि उनको बेल मिल गई है, तो ये कोई बहुत हर्ष का, मतलब उनके लिए बेशक हर्ष का विषय है। 5-6 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में है। आगे 2025 में उनकी झारखंड प्रदेश में चुनाव भी है, तो मेरी शुभकामनाएं, वो चुनाव के लिए अपनी बेहतर तैयारियां करें। यदि वो चुनाव तक बाहर रह पाते हैं, दोबारा उनको ईडी साक्ष्यों के साथ में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो पाती है, अपील नहीं कर पाती है, तो बेशक अपना काम करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्राइमा फेसी जो आरोप इन पे लगे, उन आरोपों के तहत इनको जेल में डाला गया, और जेल में डालने के बाद में किसी भी मामले की, किसी विषय की विवेचना होती है, उस पर पूरी चार्जशीटें रखती है, तथ्यों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, जैसा केजरीवाल जी के उसमें भी हो रहा है, विषय में हो रहा है, उनके केस में भी यही सब चीजें चल रही है। बेल उनको भी मिल गई थी, इनको तो चुनाव से पहले मिल गई थी बेल। अगर भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा होती कि चुनाव तक इनको जेल के अंदर ही रखना है, तो केजरीवाल को बेल क्यों देने देते? देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने विवेक और तथ्यों के आधार पर कोई भी निर्णय देती है। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी को दिल्ली में जमानत मिल गई थी, उसी तरीके से अगर हेमंत सोरेन जी के पक्ष में ये दलीलें पहले आई होती, तो शायद उनको भी चुनाव से पहले बेल मिल जाती। और बेल मिलने के जो 2 क्लॉजेज हैं, जो पीएमएलए के 2 ग्राउंड्स हैं, जो एक टेनेंसी एक्ट की मैंने बात आपको पहले बताई, उसके बाद इन्हें जो बिंदु लिमिट किए गए हैं काउंसिल के द्वारा, वो ये एफिडेविट दिया गया है कि ये बेल के दौरान, बेल इनको इसलिए इस ग्राउंड पे दिया जा रहा है कि ये इस अपराध में संलिप्त है, इसको मानने के प्रॉपर पूरे आधार नहीं है। दूसरा ये कि यदि ये बेल पर जाते हैं, तो बेल के दौरान ये ऐसी किसी दूसरी घटना को या ऐसे दूसरे किसी कांड में संलिप्त नहीं होंगे, या ऐसा कोई दूसरा कांड नहीं कर बैठेंगे। इन 2 बिंदुओं पे उनको बेल दिया गया है। बेल सशर्त है, और बेल का मतलब ये नहीं है कि वो आजाद कर दिए गए हैं, वो फ्री हो गए हैं, या उनको निर्दोष साबित कर दिया गया है। बेल पे तो देश के बहुत से लोग हैं, बेल पे तो राहुल गांधी जी भी हैं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में, बेल पे तो सोनिया जी भी हैं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी करार नहीं दिए गए या वो निर्दोष साबित कर दिए गए। बेल किसी भी भारतीय नागरिक का अधिकार है, और किसी भी मुद्दे, किसी भी मामले में यदि उसको दी जा सकती है, तो निश्चित तौर पर उसको बेल दी जानी चाहिए। उसकी स्वतंत्रता और उसके सम्मान का
पूरा सम्मान करना चाहिए। और जो तथ्य ईडी द्वारा दिए गए थे उसको कोर्ट ने माना कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। ये नहीं कहा कि कोई सबूत नहीं है, आरोप बिल्कुल निराधार है। माफी मांग ले। अभी आरोप सिद्ध होंगे, इनके ऊपर बाकायदा पूरे प्रॉपर लीगल एविडेंसेस के साथ में जेल भेजा जाएगा। जिसको आप चौथी बार राजा बोल रहे हैं रमाकांत जी, वो व्यक्ति देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरा, दो पूरे कार्यकाल 5 वर्ष पूरे करने के बाद में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का काम मोदी जी ने किया है और देश की जनता ने मैंडेट दिया है। राहुल गांधी जी के 3 बार के अगर सांसद को जोड़ लीजिए 99, 45 और 44 को, तब भी इतने सांसद नहीं थे जितने भारतीय जनता पार्टी के अकेले इस बार है। 240 का मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के पास में, एनडीए के पास 293 का मैंडेट है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने क्या किया है? आपने क्या किया? दिल्ली में 2 आपकी सरकार है, एनसीडी भी आपके पास बार है, तब भी दिल्ली के अंदर पानी के लिए मर रही है। क्या किया आपने? दिल्ली में आज भी पानी की लूट बन रही है। क्या किया आपने, आपकी सरकार ने? दूसरे आरोप लगाने से पहले अपनी सरकार की कार्यशैली को देखिए। नीरज जी, दिल्ली में पानी की समस्या के लिए हरियाणा को दोषी बता रहे हैं, भाजपा को दोषी बता रहे हैं। इनसे पूछे मुनाज बराज पे, वजीराबाद बराज पे जो समंदर बह रहा है, वो पानी क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? वो पानी क्यों नहीं आ रहा है इनके पास? क्योंकि वो पानी टैंकर माफिया को देना है इनको, इसलिए वो पानी की सप्लाई टंकियों में नहीं कर रहे हैं। इतना लीकेज क्यों है वहां पे? पुलिस किसके पास है? टैंकर माफिया पर कार्रवाई कौन करेगा? जिसके पास पुलिस होगी वो कार्रवाई करेगा। पुलिस से क्या मतलब है? पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एमसीडी के हाथ में, दिल्ली सरकार के पास है कि पुलिस के पास है? क्या की बात नहीं चल रही है? दिल्ली की सरकार की पोल खुल गई 2 दिन के पानी में, बात कर रहा हूँ। पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा है। अभी नाली आपने नहीं साफ सफाई बनाई है, जी ने भी बताया। तो मैं इस बात पे ये थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि किसी भी मामले में जब कोई मामला न्यायालय में होता है, उसकी हियरिंग लगती है और हियरिंग के समय अगर वादी पक्ष सब्सटेंशियल एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जैसे डेट दिया कोर्ट ने, कहा कि आप फला डेट को अपने एविडेंसेस लेके पहुंचिए, अगर उस दिन वादी पक्ष सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं पेश कर पाता है तो कोर्ट जमानत दे देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत इस बिग डील की उनको जमानत मिल गई। जमानत मिल जाना एक स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया है। अब बात यह है कि अभी वो साक्ष्य की छानबीन चल रही है, मामले की विवेचना चल रही है। यदि इस मामले में मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कि अगर इस मामले में हेमंत सोरेन जी को क्लीन चिट मिल जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं से भी, तो मैं बिल्कुल इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि ये पार्टी द्वारा गलत काम किया गया होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पार्टी द्वारा कोई विद्वेष की राजनीति करी जा रही होती तो क्या बंगारू लक्ष्मण जो हमारी ही सरकार में हमारी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती? 2001 का मामला है, आपको याद होगा, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, बाद में सीबीआई उनको जेल में डाला था। या चंद्रबाबू नायडू जी जो हमारे घटक दल हैं, एनडीए अलायंस में सरकार में हमारे साथ शामिल है, बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी में है, उनको 2023 में गिरफ्तार किया गया। अगर उनको लगता कि हमारे ऊपर द्वेष की मंशा से कार्रवाई कराई थी एनडीए गवर्नमेंट ने पिछली बार, तो वो क्यों शामिल हमारे साथ में होते? तो मेरा कहना यह है कि किसी के ऊपर अगर आरोप लगता है, अभी आप किसी के खिलाफ, आपको किसी पे कोई संदेह हो, उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे, आपके बगल के घर में आपको लगे कि यहाँ पे इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं, आप थाने में उसकी एप्लीकेशन दे, तहरीर लिखवाएं, तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में उस मामले की विवेचना होगी। विवेचना के बाद यदि कोई व्यक्ति दोष रहित सिद्ध हो जाता है तो मैं समझूंगा कि हाँ वो दोष रहित है। लेकिन जब तक मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो इसमें मैं ना तो ये तमाची वाली बात है सरकार के ऊपर, और ना सरकार के कुकृत्य की बात कही जा सकती है, ना द्वेष की भावना से की गई कार्यवाही कहा जा सकता है। और अगर चुनावों को प्रभावित करने वाली बात होती तो यही चीज फिर केजरीवाल जी पर भी लागू होती। अगर न्यायालय हमारी मुट्ठी में होता तो दिल्ली में जो इनको जमानत मिल गई, तो हम वहां पे दिल्ली में इनको भी जमानत नहीं मिलने देते। अगर हम हेमंत सोरेन की जमानत को प्रभावित कर रहे थे तो दिल्ली में केजरीवाल जी को भी जमानत नहीं मिलने देते। तो न्यायालय सरकार की मुट्ठी में नहीं है, न्यायालय स्वायत्त संस्था है, वो अपने विवेक से काम करते हैं। हर जगह अलग जजेस हैं, वो अपने दिमाग से काम करते हैं। ठीक है रंजन जी, देखिए न्यायालय जो होता है साक्ष्यों के आधार पर जमानत देता है। सही आपने कहा किसी की मुट्ठी में नहीं है न्यायालय। तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा न्यायालय के द्वारा लताड़ पाने वाली सरकार भी आप ही की सरकार है। पूरा तो जी देखिए 2004 से 14 के बीच में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब भी ईडी ने रेड तमाम देश के विभिन्न हिस्सों में 112 रेड मारी थी, 5400 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था, अरेस्टिंग भी हुई थी। तो ये देखिए ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपने विवेक से काम करती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एजेंडा है।